एपिसोड है खास क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं हेल्थ पे और हेल्थ है सस्टेनेबिलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर। आज हम बातचीत करेंगे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमन से जिन्होंने कई सारी जिंदगियों को छुआ है। वो हैं डॉक्टर सुरीता करीम। शी इज़ अ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, शी इज़ एन एडवोकेट ऑफ विमेन हेल्थ केयर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट। जब हम पास आउट किए 82 में 84 में जी, तो दैट टाइम द मेडिकल सर्विसेज वर ओनली फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज, तो प्राइवेट सेक्टर वाज रियली नॉट देयर। एक छोटा नर्सिंग होम था जिसमें एक दो डॉक्टर्स जाके ऑपरेशन करते थे। ऑफिसेज के बाहर झुंड में लड़कियां जो हैं स्मोक करती हुई काफ़ी दिखती हैं। तो स्मोकिंग डायरेक्टली अफेक्ट्स द ओवेरियन साइट क्वालिटी एंड हम लोग तो सबसे पहले जो कपल आता है उसको यही कहते हैं टोबैको एंड स्मोकिंग आर द वर्स्ट एनिमीज ऑफ फर्टिलिटी। छोटी छोटी स्टेप्स होते हैं बट क्या होता है कि जब ये पोस्टमार्टम साइकोसिस, पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज अ रियलिटी। और अभी हम लोगों की गायनी सोसाइटी से बड़ा इस समय डेटा कलेक्शन चल रहा है, ड्राइव चल रहा है, बिकॉज वी वांट टू पब्लिश दिस डेटा ऑल्सो। मसल्स का वेस्टिंग शुरू हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज, एस्ट्रोजन एकदम से ड्रॉप करता है, तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बैक एंड लेग्स। जैसे आपके हैमस्ट्रिंग्स, बैक, ये सब अफेक्टेड होता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वॉइस ऑफ मोज़ेक, एक ऐसा शो जहां हम सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की बात ही नहीं करते हैं बट सही मायने में सस्टेनेबिलिटी सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग कहानियां हम आपके पास लेके आते हैं। वी बिलीव सस्टेनेबिलिटी इज़ मोर देन जस्ट रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस, विच ऑब्वियसली हमको तो करना ही है। आज मैं हूँ ईस्टर्न पूर्वांचल के खूबसूरत शहर गोरखपुर में और मैं हूँ मोगरा एस्टेट, which is a house of mosaic property built in the abundance of nature। आप यहाँ देखें चारों तरफ पेड़ पौधे और यहाँ की ब्यूटीफुल फ्लोरा एंड फौना के मैं बीच हूँ और सस्टेनेबिलिटी को मैं महसूस कर सकती हूँ। आज का एपिसोड है खास क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं हेल्थ पे और हेल्थ है सस्टेनेबिलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर। आज हम बातचीत करेंगे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमन से जिन्होंने कई सारी जिंदगियों को छुआ है। वो हैं डॉक्टर सुरीता करीम। शी इज़ अ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, शी इज़ एन एडवोकेट ऑफ विमेन हेल्थ केयर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट। उन्होंने कई सारी सोशल वेलफेयर पे इनिशिएटिव्स निकाले हैं और सिटी के लीडिंग हॉस्पिटल की वो डायरेक्टर हैं एंड शी हैज़ सेट हाई बेंचमार्क्स इन लैप्रोस्कोपी, fertility care and in gynecology. If you look at her life beyond hospital, she has devoted a large part of her career into community service and leadership. So आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर सुरीता करीम जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं। और हमारा ये मानना है कि अगर हेल्दी माइंड हो और हेल्दी बॉडी हो तभी तो हम हेल्दी फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। So Dr. Kareem, welcome to the show. It's our pleasure to have you here. How are you? Thank you Sonali so much for inviting me to Mosaic and I'm good. अच्छा लग रहा है बहुत आज यहाँ पे आके। बिल्कुल। And it's a new experience. जी। आज हम हैं गोरखपुर में, आप ही के शहर में, खूबसूरत मानसून्स में और ये बहुत अच्छी सेटिंग है। पर मैं शुरुआत करूँगी इस क्वेश्चन से कि जब आप गोरखपुर आए बहुत साल पहले, हाउ वाज गोरखपुर शेपिंग अप एंड स्पेशली हेल्थ केयर में आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, कैसे आपने हेल्थ केयर में ट्रांसफॉर्म किया गोरखपुर को? हाँ, ये तो खैर इट्स बीन अ जर्नी, क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी। हम लोग आए गोरखपुर में, आई केम टू स्टडी हियर इन द मेडिकल कॉलेज हियर 76 में। आई अराइव्ड हियर 1976 जस्ट आउट ऑफ माय स्कूल। More than 45 years. हाँ, around, yeah. Wow. So then I passed out from here. I did my MBBS, I did my MS in Obs and Gynae. और हमेशा ये रहा कि गोरखपुर में नहीं रहना है, अब जाना है यहाँ से वापस लखनऊ। आई बिलोंग देयर। तो मैं एम तो यही था, कभी एम नहीं था गोरखपुर रुकने का, बट समहाउ थिंग्स स्टार्टेड शेपिंग अप। और जब मैं बाय द टाइम आई पास्ड आउट, माय हस्बैंड, नाउ ही वाज माय फियांसी देन, डॉक्टर करीम,
he was already into active medical practice. He was a surgeon. तो वो ऑपरेशंस करते थे, हम साथ में असिस्ट भी करते थे. एंड देन वी गॉट मैरिड, वी हैड चिल्ड्रन. तो ये रहा कि गोरखपुर वाज अ वेरी फ्रेंडली प्लेस. सबसे पहले तो लोगों को बहुत मिसकॉन्सेप्शन है गोरखपुर के बारे में. सो बहुत छोटी जगह ज़रूर है, लेकिन इट इज़ अ वेरी वार्म एंड फ्रेंडली प्लेस. तो लोगों का बहुत स्नेह मिला और बहुत सपोर्ट मिला. एंड वी हैड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, बिकॉज जब हम पास आउट किए 82 में 84 में जी. तो दैट टाइम द मेडिकल सर्विसेज वर ओनली फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज. तो प्राइवेट सेक्टर वाज रियली नॉट देयर. एक छोटा नर्सिंग होम था जिसमें 1-2 डॉक्टर्स जाके ऑपरेशंस करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था. सो वी स्टार्टेड विद द मेडिकल प्रैक्टिस. And because myself being a gynecologist, my husband being a surgeon, we got a very busy practice soon. और फिर हमने जब देखा कि 3 जगह दौड़ दौड़ के हम काम नहीं कर सकते हैं, तो then we planned our own hospital at that time. Yeah, so that was how the journey started. And one thing very interesting happened, because हम तो बहुत middle class family background से थे, my husband also. So हमने जो प्लान किया, तो जब माई हस्बैंड हैड अ मेजर प्लान, उनका हमेशा ही हैज़ दिस ड्रीम ऑफ ड्रीमिंग बिग. तो ये था कि हॉस्पिटल होगा तो मल्टी स्पेशलिटी होगा. और जो हम लोग देखते थे पेशेंट को, कभी जांच लिख दिया तो मरीज़ इधर से उधर भागता था, कभी इधर जा रहा है जांच कराने, कभी उधर. सो वी थॉट वील हैव द डायग्नोस्टिक्स ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो वो प्लानिंग के तहत इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ फंड्स. बट लकीली क्या हुआ कि यूपी गवर्नमेंट में उस समय पिकअप करके एक एजेंसी है जो लोनिंग करती है. दे केम अप विद अ स्कीम फॉर द प्राइवेट डॉक्टर्स कि अगर आप 30 बेडेड हॉस्पिटल लेंगे, बनाएंगे, तो वी विल गिव यू अ फाइनेंस ऑफ अप टू 31 lakhs. तो हम लोगों ने अप्लाई किया, और तब हमारे पास लैंड भी नहीं थी. यू विल बी अमेज्ड टू नो, लैंड भी नहीं थी. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर ही हमारा सैंक्शन हो गया कि आप लैंड खरीद लीजिए विद इन 6 months, एंड देन वी विल डिसबर्स द लोन. तो हम लोगों ने फिर लैंड खरीदा विद द हेल्प ऑफ सम फ्रेंड्स, एंड आवर पेरेंट्स ने थोड़ा हेल्प किया. सो ऐसे करके थोड़ी लैंड खरीदी, एंड देन वी स्टार्टेड विद द कंस्ट्रक्शन. तो 89 में वी स्टार्टेड दिस स्टार हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारा हॉस्पिटल है बैंक रोड. और अभी तक चल रहा है ऊपर वाले की दया से, मरीजों के सपोर्ट से. जैसे आपने बताया कि आप गोरखपुर के होके रह गए, यहाँ इतनी वेलकमिंग और इतना वार्म आपको मिला वेलकम, तो वो बात हमें समझ में आ रही है. एक बात आपने ये कही कि शुरू में जब आप आए, आपने देखा यहाँ इतना सेटअप नहीं है हेल्थ केयर का, तो कुछ खास ऐसे चैलेंजेस आए? मतलब आपको यहाँ जो आप रुके हैं गोरखपुर इतने लंबे सालों से, तो आपको लगा कि यहाँ आपको, क्योंकि डॉक्टर की सर्विस है ऑफ गिविंग, ऑफ डिवोशन, और वैसे ही आपको कहा जाता है कि आप जो हैं बहुत एम्पैथी के साथ अपने पेशेंट से, यू आर कॉल्ड एज द कंपैशनेट हीलर. मैंने आपके बारे में पढ़ा. थैंक यू. तो आप इस पे थोड़ा सा बताएं हमको. See, the thing is, concept is that every doctor needs to have a basic support from the patients. और उस ज़माने में जब 89-90 में हमने प्रैक्टिस शुरू की, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था. पेशेंट्स जो हैं डॉक्टर को एकदम बिलीव करते थे विद देयर फुल हार्ट कि जो डॉक्टर बता रहे हैं वो ही सच है. उसमें एथिकल प्रैक्टिस वाज वेरी इजी, बिकॉज वी वर डूइंग एथिकल प्रैक्टिस, एंड जो हम पेशेंट को बताते थे पेशेंट भी ऐसे ही फॉलो करता था. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, गूगल है, चैट जीपीटी है, तो लोग पता करके आते हैं. सो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कन्विंस नाउ. बट उस ज़माने में पेशेंट्स वर वेरी हैप्पी टू undergo, मतलब whatever we used to tell them, they used to accept those diagnosis and get the treatment done. हाँ, ये ज़रूर था, लाइक हम दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में जाते थे और डॉक्टर्स को देखते थे, तो दे वर अर्निंग मोर, बिकॉज वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा थे. हम लोग क्योंकि प्रैक्टिस में ज़रूर थे, बट हमारे मरीज़ सब बेचारे दूर दराज गांव से आते थे. एंड लॉट ऑफ टाइम्स वी हैड टू डू दिस कि अब बिल जब बन गया तो डॉक्टर साहब पैसे नहीं है, कुछ छोड़ दीजिए, तो कुछ छोड़ देते थे, कुछ बाकी लगा देते थे. बट वन थिंग आई विल टेल यू सोनाली, आई हैव लॉट ऑफ फेथ इन द ह्यूमन मैनकाइंड. अगर आपने 10,000 रुपये भी किसी के छोड़ दिए, दैट बंदा विल रिमेंबर इट फॉर हिज होल लाइफ, एंड ही विल, व्हेनेवर ही कैन, ही विल ट्राई टू गिव इट बैक टू यू. अभी मेरे पास एक पेशेंट आई
करीब 6 साल पहले शायद उसकी डिलीवरी हुई थी एंड वी हैड गिवन हर अ डिस्काउंट बिकॉज दैट टाइम हर चिल्ड्रन वर सिक और पोस्ट कोविड यू नो एवरीबडी वेंट थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो वो अभी लाके मुझे 6,000 रुपये दी। तो आई सेड ये क्यों दे रही हो? तो कि नहीं मैम आपको याद नहीं होगा, आपने मेरे पैसे माफ़ कर दिए थे। सो नाउ माई सन इज़ अर्निंग, ही इज़ एम्प्लॉयड इन विप्रो एंड ऑल दैट। सो ये बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि मैं आ रही हूँ दिल्ली से जी, और दिल्ली में सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए हैं। तो आपका जो कनेक्शन एक डॉक्टर के साथ होता है और वो खुदा के बराबर ही है, और ख़ास तौर से आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप मन में ये बना के जाते हैं कि आप हील होके ही आएंगे। पर जितना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और हॉस्पिटल्स आ रहे हैं बड़े बड़े, तो वो रिलेशनशिप जो है वो कम होते जा रहा है डॉक्टर के साथ। तो जो आपने स्टोरी बताई बहुत ही इंस्पायरिंग है। और नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि आपने सोशल वेलबींग पे भी बहुत काम किया है एज अ सोशल एक्टिविस्ट। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स आप बताना चाहेंगी, शेयर करना चाहेंगी जिन पे आप सबसे ज़्यादा कमिटेड रही हैं या आप एक्साइटेड रही हैं? हाँ देखो, ऐसा है कि एज अ डॉक्टर हम लोग सोशल उसमें तो है ही हैं प्लेटफॉर्म पे। वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू हेल्प पीपल इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोफेशन। क्योंकि अब मानिए कोई पेशेंट पुअर है या नहीं अफोर्ड कर सकता है, वी कैन हेल्प देम डू देयर वर्क एंड नॉट चार्ज फॉर इट। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द सोशल थिंग। द अदर थिंग, जब हम गोरखपुर में आए तो मैंने ये फील किया कि यहाँ पे चैरिटी करने का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। जैसे आज की डेट में भी लोग मंदिर में जाके चढ़ावा दे देंगे, मस्जिदों में पंखे लगवा देंगे, लेकिन लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करने की थिंकिंग नहीं है। वहाँ पे वो फीलिंग ऑफ कास्ट, फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, फीलिंग ऑफ मे बी ये हमसे झूठ बोल रहा है, कोई अगर कुछ हेल्प के लिए आता है तो दे विल नेवर हेल्प। तो दैट फीलिंग वाज इवन मोर 40 इयर्स बैक। तो देन मैंने चूँकि कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की थी, लखनऊ में लोरेटो मेरा स्कूल है, सो दैट वी हैड बीन ट्रेंड कि हम स्लम्स में जाके भी हमने काम किए हैं अपने स्कूल डेज़ में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती थी टू हेल्प द डाउन ट्रॉडन। और उस ज़माने में एक प्रोजेक्ट आया, द हंगर प्रोजेक्ट करके, इन 1997। सो दे वांटेड टू अडॉप्ट अ ब्लॉक इन ब्रह्मपुर, एंड वहाँ पे बड़ी नदियाँ हैं, क्रिस क्रॉसिंग नदियाँ, ऑलवेज इट इज़ फ्लडेड। तो ब्रह्मपुर ब्लॉक को उन्होंने एक मॉडल ब्लॉक की तरह लिया था और वहाँ पे हेल्थ, इनकम जनरेशन एंड एनवायरनमेंट पे वो काम करते थे। तो दे मेड मी द ऑनररी डायरेक्टर। आई वाज बेस्ड इन गोरखपुर, बट आई हैड एम्प्लॉयड अ गर्ल, मतलब आई वाज सुपरवाइजिंग दैट गर्ल। शी यूज्ड टू गो एवरी डे। वहाँ पे 60 विलेजेस थे, उसमें उन्होंने हेल्थ पोस्ट टाइप का बनाया था और कुछ बेसिक वर्कर्स को ट्रेन करना था उनको, इनकम जनरेशन, देन मेकिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। उस समय आप यकीन मानो कि 1998 में किसी को सेल्फ हेल्प ग्रुप की मालूम नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम था, बिकॉज आई वाज प्रोफेशनल। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, वो कैसे महिलाओं को जोड़ के समूह बनाया जाता है, कैसे उनकी लोनिंग होती है, हाउ टू कनेक्ट टू द लीड बैंक, ऑल दैट आई लर्नड व्हाइल आई वाज इन्वॉल्व विद द हंगर प्रोजेक्ट। फिर एक बड़ी बात हुई कि यहाँ पे फ्लड्स आए गोरखपुर में, बहुत ज़्यादा मेजर फ्लड्स थे। आप उसमें जाएंगे, आई थिंक आर्काइव्स में भी होगा, बहुत मेजर फ्लडिंग हुई आसपास बहुत जगह। तो उस ज़माने में हंगर प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोगों ने बहुत फ्लड रिलीफ में काम किया, पैकेट्स बनवाए। तो उसमें बहुत सारी एनजीओज़, छोटे छोटे एनजीओज़ से हम कनेक्ट हुए कि मुझे पता चला कि अरे ये तो यहाँ पे एक मारवाड़ी युवा मंच है, ये लोग करते हैं, एक सिखों का है जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, वो लोग करते हैं। सबसे मेरी जान पहचान हुई और फिर मुझे पता चला कि ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं ये लोग अपने अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं। बट अगेन दैट वन थिंग वाज लैकिंग, इंटर कम्युनिटी हेल्प नहीं था। इट वाज ओनली मारवाड़ी अपने ही उसमें करेंगे, अग्रवाल समाज अपने ही में करेगा, जो मुस्लिम वेलफेयर है वो अपने ही में करेगा। ये चीज़ मुझे बहुत पिंच करती थी कि अगर लोग हेल्प करना चाहते हैं तो फिर आपको उसका धर्म, उसकी जाति, उसका ये नहीं देखना चाहिए। कोई भी आ रहा है हेल्प के लिए। और मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई। कोई अगर मांगने आया आपके दरवाजे पे, आपको लगता भी है कि वो आपका पैसा लेके शायद शराब पिएगा या शायद उचक्का है लेके भाग जाएगा, इवन देन यू हेल्प हिम, बिकॉज वो बहुत ज़मीर को मार के आदमी हाथ फैलाता है। जब किसी के सामने कोई हाथ फैलाता है तो वो बहुत ज़्यादा उसको अपने ज़मीर को मारना पड़ता है, तब जाके वो हाथ फैलाता है। तो अगर उसकी ये नौबत आई है तो यू हेल्प हिम वट एवर वे यू कैन,
एंड इट इज़ देन हिज कर्मा, कि उसका कर्म है कि वो चाहे वो पैसे को सही जगह यूज़ करे या गलत जगह यूज़ करे। तो उस थॉट प्रोसेस से मैंने काम शुरू किया था और उसी में मेरे को सब जगह मैं जाती थी, जो जहाँ बुला लेता था, मेडिकल कैंप में मैडम आ जाइए तो वहाँ चले जाते थे। बल्कि मेरी फैमिली वाले भी थोड़ा मुझसे परेशान हो गए थे कि आपको तो बस इसी में मज़ा आता है कि संडे के दिन भी कोई बुला ले रहा है। हमने कहा देखो हमारे 1 घंटे जाने से अगर किसी का भला हो जाता है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। एंड आप यू बीइंग अ रोल मॉडल एंड यू मेकिंग द पाथ फॉर अदर्स टू बी इंस्पायर्ड। एंड इसी से मेरा एक सवाल है, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए बिकॉज वैसे ही डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता है जो सर्विस में है, आपने कैसे टाइम निकाल लिया? बिकॉज ये एक मैसेज दीजिए ज़रा हमारे ऑडियंस को कि जब आप डॉक्टर होकर टाइम निकाल सकते हैं तो बाकी सब भी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सोनाली, बिकॉज आज के जो यंगर डॉक्टर्स हैं वो भी मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि आपने इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज की। तो मैं ये कहूँगी कि एक तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट प्लान करना चाहिए। आज मुझे यहाँ पे आना है आपके साथ बात करने, मैं परसों से ही इसकी प्लानिंग कर रही हूँ कि कैसे मैं 10 से 12 का स्लॉट निकालूंगी अपने स्केड्यूल में। पेशेंट्स को बता दिया मैं देर से बैठूंगी, अपने स्टाफ को बता दिया तुम लोग जल्दी आ जाना। सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड फॉरवर्ड थिंकिंग। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फैमिली सपोर्ट। आज अगर हमको ये लगे कि अरे हम घर पे नहीं रहेंगे तो मेरे हस्बैंड उठेंगे तो उनको चाय कौन देगा, सो ऑल दैट। सो देखो लाइफ एक बार मिलती है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, जो आपको करना है। और एक्टिव लाइफ एक्चुअली आपकी 18-19 साल से लेके और 65-70 साल की होती है एक्टिव लाइफ। उसके पहले या तो आप पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, या तो आप उसके बाद ओल्ड हो जाते हैं तो उतना आपका मूवमेंट नहीं होता है, उतनी इंडिपेंडेंस नहीं रहती है। तो इस एक्टिव लाइफ को भरपूर आपको जो करना चाहते हैं वो कर डालिए। बिकॉज इफ़ यू विल वेट कि अब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, आई सी लॉट ऑफ लेडीज दे से अभी मेरे बच्चे का बोर्ड है सो आई कांट कम टू द सर्विसेज। सो आई सेड इफ यू विल वेट फॉर द बोर्ड टू गेट ओवर, बाय दैट टाइम सोसाइटी विल बी 1 year मोर अहेड। आपका तो टाइम निकल जाएगा, फिर आप इसका इंतज़ार करते रहोगे कि अब मैं फ्री होंगी, अब मैं फ्री होंगी, तो आप नहीं फ्री हो पाओगे। You have to do what you want to do and what your heart tells you to do, and you have to make your family aware that मैं ये करना चाहती हूँ, ये मेरा पैशन है, मुझे करना है। अगर उनको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो 2-4 बार सुनना भी पड़ता है कि इनको तो बस इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, तो ठीक है मुझे मज़ा आता है, आई एक्सेप्ट, मुझे मज़ा आता है, आई डू इट। सो आदत बन जाती है और इसी तरह से सारे काम बनने लग जाते हैं। और देखो मैं ये कहती हूँ कि जैसे अगर हमारा एक छोटा सा स्टेप होता है किसी को हेल्प करने का, मैं कई बार जैसे कुछ लोग आते हैं जिनको कि डायलिसिस की ज़रूरत है या किडनी ख़राब हो गई है। हम लोगों के प्रोफेशन में हम लोगों को जानकारी बहुत होती है, और जानकारी जिसको देना है वो आदमी के पास जानकारी नहीं है। अब इतने सारे PM फंड, CM फंड हैं गवर्नमेंट के पास, जहाँ से बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए फंड मिलता है। लेकिन एक आम आदमी DM ऑफिस में जाके अगर खड़ा रहेगा तो उसका शायद नंबर ही नहीं आएगा DM से मिलने का, वो एक जूनियर क्लर्क को दे के चला जाएगा अपना एप्लीकेशन। अगर मैं जाऊँगी वहाँ पे उसके साथ तो मैं सीधे DM साहब के कमरे में बैठूँगी, ये फ़र्क है। तो आपका इन्फ्लुएंस है अगर, तो आप उसके लिए आप कुछ पैसे तो ले नहीं रहे हो, आप यूज़ योर इन्फ्लुएंस टू हेल्प अदर्स। मेरे को भी जैसे मैं जब छोटी थी स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे पास जैसे माय पेरेंट्स कुड नॉट सेंड मी फॉर अ कोचिंग, तो मेरे एक पड़ोस में लड़की थी, उसके फादर ने उसको कोचिंग ज्वाइन कराया था, तो उसके पास जाती थी, उसके नोट्स लेके मैं पढ़ती थी। फोटोकॉपी उस समय साइक्लोस्टाइल मशीन होती थी, उसमें नोट्स डाल के साइक्लोस्टाइल करके पढ़ लेती थी, एंड आई यूज्ड टू रिटर्न। तो उसने मुझे हेल्प की ना, अगर वो चाहती तो वो मुझे नहीं देती, लेकिन उसने दिया, क्योंकि हम लोग बच्चे थे सब 16-17 ईयर ओल्ड गर्ल्स। सो शी फेल्ट कि ये तेज़ है, इसको चाहिए, अंकल नहीं भेज रहे हैं, तो दे देती थी अपने नोट्स। तो उसी को मैंने पढ़ के मैंने CPMT क्लियर किया था एट द फर्स्ट अटैम्प्ट। तो लेकिन उसने मुझे अगर हेल्प नहीं की होती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। सो एवरी लिटिल हेल्प दैट यू डू, that counts a lot in the other person's life. You never realize it. आप तो एक छोटा सा अपना एक influence use कर रहे हो, but the other person's life undergoes a drastic change. And I've seen it happen within my own lifespan कि कैसे कैसे लोगों को हम लोग टच करते हैं in their lives by just going a little out of the way. एक दिन हम पिक्चर देखने नहीं गए, उसके साथ चले गए, हमें पता है DM साहब बिजी हैं, लेकिन
चले गए कि सर इनको है कैंसर है, मुझे मालूम है, ये पेपर्स हैं, आप कुछ फंड रिलीज़ कर दीजिए। सो स्मॉल किड्स दे नीड हार्ट सर्जरी, सो हम करते थे ये सब काम। डॉक्टर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आज हम देख रहे हैं लॉट ऑफ कपल्स, बोथ men and women are career driven. They want to establish their career, they want to travel, and the way that they are approaching parenthood is delayed. So first of all, what is your advice on what is the right time for being a parent, for conceiving, and if they want to delay the parenthood, so how to approach that? That is a very relevant question that you have asked, Sonali. So what I would say is that, see, in the what fertility का क्या होता है कि in women when they are around 20 to between 20 to say 37 38 जो है, that is 37 I would say is the optimum fertility window. तो इसीलिए हम लोगों के parents they knew this and they used to force for कि जल्दी शादी हो जाए. So they knew the earlier you get married, you are still in that fertility window, it is easier to conceive the babies. लेकिन आजकल क्या है कि एवरीबडी इज स्टडिंग, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, बेटी पढ़ाओ का वो है ज़माना. सो पीपल आर गेटिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टडी. तो जब बच्चे पढ़ रहे हैं देन देयर करियर्स, तो ये बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि जिस समय यू आर एट द ट्राइंग टू अचीव गुड इन योर करियर, दैट इज़ द सेम टाइम इन विच योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ टिकिंग एंड यू हैव टू प्लान फॉर योर फैमिली. तो ये बड़ा एक डिलेमा होता है बहुत लड़कियों के साथ. बहुत यंग कपल्स आते हैं हमारे पास इसी के लिए. सो आई स्टार्टेड माई इनफर्टिलिटी यूनिट कॉल्ड सफल. आई स्टार्टेड इट इन 2005. तो देन वी आर एड्रेसिंग दीज सिचुएशंस. अभी इसमें बाय द IVF टेक्निक व्हाट वी डू इज़ दैट वी convince them for egg freezing और embryo freezing. अगर married couple आता है तो you get your embryos frozen, और अगर वो एम्ब्रियोज 34-35 इयर्स की एज तक बन जाते हैं तो दे आर गुड क्वालिटी, ईजी टू बिकम टर्न इनटू प्रेगनेंसी, गिव गुड रिजल्ट्स. और उसके बाद आप अपना करियर अगर 2-3 साल और भी चलाना चाहते हो, क्योंकि कई बच्चे होते हैं दे आर स्टिल गिविंग दैट एग्ज़ाम और जस्ट नया जॉब में हैं, सो दैट दे कांट टेक हॉलीडेज. बहुत सारे प्रेशर्स आजकल जो है ना, एंड इवन दीज पीपल हु आर इन द टेक इंडस्ट्री, दे आर यूजिंग सो मच लैपटॉप, लेट नाइट्स, स्ट्रेस. सो जो हम लोग कहते हैं कि द आइडियल जो सेक्सुअल लाइफ एक्टिविटी होनी चाहिए वो भी नहीं होती है. सो ऑल दैट लीड्स टू डिलेड प्रेगनेंसीज और डिलेड कंसेप्शन. और एक बार वो प्लान कर लेते हैं कि अब मुझे इस साल चाहिए बेबी, देन देयर इज सो मच स्ट्रेस, सो मच प्रेशर ऑन द कपल कि अगर नहीं हुआ तो मतलब इट इज़ रियली अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर देम. तो काउंसलिंग बाय द डॉक्टर्स टू द मदर्स एंड टू द पेरेंट्स ऑल्सो ऑफ दिस चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेशर ना दें. प्रेशर देने से the things will all the more they will so if I'm getting it right, doctor, so you're saying while the biological clock is ticking, but वो जो आपने prime years बताए हैं उसमें आपकी reproductive health भी peak पे है. तो ideal time आप कह रहे हैं कि वो ही है. और 20s से early 30s का. 20s तो अब नहीं कहेंगे हम, क्योंकि अब तो पढ़ाई खत्म होते होते 25-26 years की एज हो जाती है. बट 26-27 में यू शुड स्टार्ट प्लानिंग, एंड बाई 33-34 you should start मतलब have a baby or two, because that is the ideal way and it is easier to conceive. आपको you need lesser help. और thing is क्या कहते हैं ना कि आजकल family support is missing in most families. nuclear families हैं, parents दोनों working होते हैं, तो इसीलिए ये डर है आजकल के young couples में कि अगर बच्चा हो गया तो हमको शायद जॉब छोड़ना पड़ जाएगा. और ये होता है. So ये डर है. तो ये डर को ख़त्म करने के लिए we need the whole family to support the young couple who is having a baby. तो ये चीज़ को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने भी पढ़ाई के जस्ट बाद, बच्चे हमारे भी छोटे रहे, उसमें प्रैक्टिस किया है. तो फर्टिलिटी केयर एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, उनकी एडवाइस लें अगर हम लेट करना चाहें. इफ़ यू वांट टू डिले, फॉर सपोज यू आर गोइंग आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड फॉर सम स्टडीज और समथिंग, यू डेलिबरेटली यू आर डिलेइंग, तो फिर इट इज़ बेटर यू कंसल्ट समबडी एंड फाइंड आउट आप कैसे उसको डिले कर सकते हैं. बिकॉज सोशल एग फ्रीजिंग इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, बट अभी उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है. जी. इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है, वो है पोस्टपार्टम स्ट्रेस.
अब जितनी हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, और इंडिया हमेशा ऐसी कंट्री रही है जो अगर ट्रेडिशंस को फॉलो करें तो नई माँ का ख्याल ध्यान रखना एक ट्रेडिशन में ही है, और बच्चा होने के बाद, डिलीवरी के बाद भी एक लंबा समय दिया जाता है कि माँ और बच्चे में एक बॉन्डिंग हो, माँ की बॉडी भी हील करे, रिकवर करे। पर जो करियर ड्रिवन वुमेन हैं, और ये भी बहुत सही है कि जिन्होंने इतने साल लगा दिए हैं, इतना लंबा सबैटिकल नहीं ले सकती हैं, और उनको बहुत जल्दी जॉब पे वापस जाना है, उनके लिए कुछ राय देना चाहेंगी? एनीथिंग हाउ दे कैन टेक केयर? इसमें अगेन आई वुड से कि देखिए, हस्बैंड और वाइफ का जो रोल है ना, वो लाइक अ पैरेलल, एक गाड़ी के दोनों पहिए की तरह है। तो हस्बैंड का सपोर्ट तो नंबर 1 है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो वो ज़माना था कि लड़कों को मना कर दिया जाता था कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, आपको रूम में नहीं जाना है, वो सब कॉन्सेप्ट तो इट शुड नॉट बी एनकरेज्ड, क्योंकि द हस्बैंड हैज़ टू अंडरस्टैंड कि अकेले वाइफ नहीं पूरे बच्चे को संभाल सकती है। सो ही हैज़ टू बी एन इक्वल पार्टनर इन टेकिंग द जॉब। जैसे जो काम वो कर सकता है, भाई डायपर वो चेंज कर सकता है, बर्प वो करा सकता है बच्चे को, माँ अगर ब्रेस्ट फीड करा रही है तो हस्बैंड बच्चे को लेके थोड़ा सा बर्प करा दे, कोई भी काम में उसको अगर नहला रही है तो वहाँ पे पानी पहुँचा दे। छोटी छोटी स्टेप्स होते हैं, बट क्या करता होता है कि जब ये पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ अ रियलिटी। इट इज़। और अभी हम लोगों की गायनी सोसाइटी से बड़ा इस समय डेटा कलेक्शन चल रहा है, ड्राइव चल रहा है, बिकॉज वी वांट टू पब्लिश दिस डेटा ऑल्सो, कि ये बहुत बार लोग इसको इग्नोर करते हैं। अगर न्यू मदर जो है वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रही है, ज़्यादा सो रही है, तो लोग जो हैं उसको इग्नोर करते हैं कि थक गई होगी बेचारी जी। बट ऐसा नहीं है, उसमें उसको इस समय बहुत सारी एंग्जाइटीज़ होती हैं। उसको ये लगता है मैं तो एकदम जैसे गाय और बछड़ा बन गई हूँ, हरदम मुझे बस ब्रेस्ट फीड ही कराना है, वो बच्चा पूरी मेरी जिम्मेदारी है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो सबके लिए होगा एक खिलौना, बट नाउ इट इज़ माई। सो ऑल दोज थिंग्स प्ले ऑन हर माइंड। Then this is a very good month that you are asking me this question. August is the World Breastfeeding Week. 1st to 8th August we celebrate. तो हम लोग breast feeding को बहुत promote कर रहे हैं। तो breast feeding is one thing which gives the mother child bonding, और उसके लिए पूरी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। किस तरह से? थोड़ा सा सपोर्ट इन द सेंस कि जैसे अगर मदर फीड करा रही है उस समय उसको पानी चाहिए होता है, जूसेस उसको दें, उसको थोड़ा सा बैक सपोर्ट चाहिए होता है, और जब वो फीड करा के बच्चा दे आपको तो आप बर्प करा दीजिए, क्योंकि माँ ही फीड कराए, माँ ही बर्प कराए, माँ ही कपड़े बदले, ये चीज़ें जो अगर हमेशा वो करेगी, एंड द चाइल्ड विल नीड अ ब्रेस्ट फीड एटलीस्ट एवरी 2 आवर्स, तो इट इज़ वेरी टायरिंग फॉर द मदर। तो फिर उससे बचने के लिए आजकल लोग ब्रेस्ट पंप में दूध निकाल के रख देते हैं, और वो लोग दूध बॉटल से पिला देते हैं। दैट विल नॉट लीड टू मदर चाइल्ड बॉन्डिंग। दैट इज़ वेरी क्लियर, दैट शुड बी वेरी क्लियर कि अगर बॉन्डिंग करनी है तो आपको गोद में बच्चा लेके फीड कराना है। लेकिन जो फैमिली का सपोर्ट है वो ये है कि सबको उससे बातें करते रहना है। अगर वो कोई कंप्लेंट कह रही है तो उसको बताएं, उसको समझाएं, और अगर वो वापस जॉब में जा रही है देन पम्प्ड ब्रेस्ट मिल्क कैन बी गिवन टू द बेबी, कि ब्रेस्ट पम्प्स अवेलेबल है। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ गोरखपुर में एक मिल्क बैंक भी सेटअप हुआ है। एक मेडिकल कॉलेज में एक वो है जो NICU है, जहाँ पे कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ पे रोटरी क्लब के थ्रू हम लोग भी उसमें पार्ट हैं। वी हैव डोनेटेड मिल्क पम्प, ब्रेस्ट पम्प्स, और कोई भी जाके, कोई भी लैक्टेटिंग मदर वहाँ जाके ब्रेस्ट मिल्क डोनेट कर सकती है, क्योंकि कई बार कुछ मदर्स होती हैं जिनको दूध नहीं होता है, तो उनके बच्चों को फिर ब्रेस्ट मिल्क मिल जाता है। सो दिस इज़ हाउ अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लीड्स टू बेटर हेल्थ इश्यूज़। क्योंकि मैं हूँ NCR से, और मेरी भी कुछ इसी तरह की स्ट्रगल्स रही हैं, और उससे जुड़ी मैं आपको एक अपना किस्सा सुनाती हूँ, और आपसे मैं राय चाहूँगी इस पे कि मेरी 2 डॉटर्स हैं, और मेरा सवाल ये है कि जब आजकल देख रहे हैं कि डॉटर्स अर्ली प्यूबर्टी रीच कर लेती हैं, तो एज अ मदर, अब हमारा भी पहला ही एक्सपीरियंस है, तो हमें भी नहीं पता है कि हम किस तरह से उनको एजुकेट करें। सो इफ़ अ गर्ल इज़ गेटिंग अ पीरियड्स इन क्लास 4 और 5th, बच्चा उतना मेच्योर है ही नहीं, उसकी सेंसिबिलिटीज इतनी है ही नहीं कि आप उसको पूरा प्रॉपर एजुकेट करें। एंड देन यू ऑल्सो हैव सम फियर्स, लाइक आई वॉज टोल्ड दैट हाइट नहीं बढ़ेगी बच्चे की। आई लिव विद दैट फियर फॉर मेनी ईयर्स, बट मेरे बच्चों की स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशनल नीड्स मैंने पूरी करी, एंड वो रहा, बट आई लिव विद द फियर, एंड दैट्स व्हाई माई क्वेश्चन इज दैट फॉर मदर्स लाइक अस विद डॉटर्स रीचिंग अर्ली प्यूबर्टी, what is the advice? How
to tackle such concerns? क्या होता है ना कि हम लोग अपनी प्यूबर्टी का टाइम भूल जाते हैं और हमने भी माई ओन एक्सपीरियंसेस, आई ऑल्सो स्टार्टेड माई पीरियड्स व्हेन आई वाज इन क्लास 4 and my mother was away attending to my grandmother on some for checkup or something, so I started. But the thing is that my daddy was at home, so he told me that see, this is a regular thing which is going to happen every month, and you just have to go and use this pad. And my paternal grandmother was there, she taught me how to use the pad. So हम लोग भूल जाते हैं अपना बचपन का जी। आपको लगता है कि क्लास 4 का बच्चा बहुत अभी छोटा है। द आइडियल एज फॉर प्यूबर्टी इज 9 years. 9 years onwards you can expect the menarche or the first period to happen any time. So आपको बच्चों को ये नहीं समझना है कि वो अभी कुछ नहीं जानता है। आज का बच्चा जैसे आपको वो कार्टून देखते हैं, बिकॉज माई ग्रैंड डॉटर वॉचेज द कार्टून, सो आई सी हर कि वो कार्टून के ज़रिए वो लोग बॉडी पार्ट्स के बारे में, टच, गुड टच, बैड टच के बारे में सब बताते हैं। सो कोई आपको हिच नहीं होनी चाहिए। बच्चे को 9 years का जब हो जाए तो आपको प्रिपेयर करना शुरू कर देना है कि एनी डे यू मे हैव दिस, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो वो उसके स्कूल के फ्रेंड्स या कोई और कलीग्स बताएंगे। सो देन दैट इज़ नॉट अ गुड इन्फॉर्मेशन, इट शुड कम फ्रॉम द पेरेंट्स। और ये बहुत कॉमन है सोनाली, दैट मदर्स गेट सो एंक्शस कि अब ये पीरियड शुरू हो गया, इतनी जल्दी शुरू हो गया। सो अभी क्या है कि न्यूट्रिशन हम लोगों के सोसाइटी में अब बेटर हो रहा है बच्चों का। सो पीरियड्स विल स्टार्ट अर्ली। पहले वेस्टर्न कंट्रीज में अर्ली होता था, अब इंडिया में भी अब ये 9 to 11 years इज़ द आइडियल एज फॉर मिनार्की। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस समय और कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू काउंसल द चाइल्ड दैट दिस इज़ अ 3-day 4-day प्रोसीजर। ये होगा, जब होगा तो आपको पैड यूज़ करना है, देन यू कंटिन्यू विद ऑल योर एक्टिविटीज़। उसको ना खेलने से रोकना है, ना उसको पढ़ने से रोकना है, ना उसको स्कूल मिस कराना है। पर एक चीज़ है जी which I would like to stress, because this is you are going to be heard by so many people, कि कभी कभी बच्चों को बहुत सीवियर पेन होता है पीरियड्स में। जैसे वो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं उस दिन क्योंकि इतना पेन होता है। अगर रेगुलरली फॉर 6 months आफ्टर स्टार्टिंग द पीरियड हर साइकिल में उसको दवा देनी पड़ती है पेन की, या वो स्कूल मिस कर रही है, then that is a little, it should be taken to a doctor to consult. Because painful periods एक reason होता है, there is a disease called endometriosis जिसमें बहुत painful periods होते हैं, and there is a medical treatment for that. So it is something, but only आप डॉक्टर के पास जाओगे तभी वो अजवाइन खिला देंगे, हींग दे देंगे, all that, but it is not a normal। ये होता है कि normal period का pain only first day रहता है, the moment the flow starts pain खत्म हो जाता है। बट अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बहुत एक्यूट पेन है, आपको हर बार उसको 3 दिन दवा देनी पड़ रही है, देन यू शुड कंसल्ट समबडी। बिकॉज ये सब जो अर्ली एडोलेसेंट एज में, खास करके 14-15 साल की एज में, ये सब बड़े कॉमन चीज़ें हैं जो अक्सर डिले हो जाती हैं, बिकॉज मदर्स आर नॉट नोइंग व्हाट टू डू। वो सोचते हैं बच्चा बहाना बना रहा है, पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि ये स्कूल में एग्ज़ाम होगा, बहाने बना रहे हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट। आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया ये इशू को कि मदर्स क्लूलेस हैं, और अगर पेन परसिस्टेंट है, इस तरह से हो रहा है, तो होम रेमेडीज ना लेके डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर फॉर एवरी 6 इफ यू आर वाचिंग दैट एवरी टाइम शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, देयर मे बी सम अंडरलाइंग प्रॉब्लम, सो बेटर टू गेट अ कंसल्टेशन डन। तो डॉक्टर, हम जो बात कर रहे थे विमेन हेल्थ पे और मेनोपॉजल पे, मेरा सवाल है दैट एज वी अप्रोचिंग मेनोपॉजल स्टेज, लॉट ऑफ चेंजेस इन द बॉडी, तो क्विकली आप 3-4 एडवाइस देना चाहेंगी कि हाउ टू स्ट्रेंथन आवर हेल्थ, हाउ टू अप्रोच इट? सो द थिंग इज़ दैट मेनोपॉज, देखिए अब अभी हम लोगों की जो पॉपुलेशन है उसमें करीब, हम अपना जो एज है उसके हिसाब से 30% हमारा एज अब मेनोपॉज के बाद ही हमको ज़िंदा रहना है। So suppose we get a menopause at 48 or 49 and expected lifespan is 85, तो आप ये समझ लो कि आधी लाइफ आप मेनोपॉज के बाद बिता रहे हो। So you have to take care of your nutrition. Number 1 is nutrition. बहुत बार प्रोटीन हम लोग इंटेक कम कर देते हैं, कोई वीगन हो जाता है, कोई वेजिटेरियन बहुत है टोटल, तो आपको जो भी आपकी डाइट हो, आपको 60 ग्राम प्रोटीन एवरी डे लेना है। और आप उसको चेक कर सकते हो अब तो गूगल से या किसी चीज़ से। एग है, प्रोटीन ये है, पनीर है, सत्तू इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, या हम लोग के ईस्टर्न यूपी में बहुत पॉपुलर है। सो हम तो एक तो ये बताते हैं,
एंड दूसरा एक्सरसाइज, मसल्स का वेस्टिंग शुरू हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज, ईस्ट्रोजन एकदम से ड्रॉप करता है, तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बैक एंड लेग्स, जैसे आपके हैमस्ट्रिंग्स, बैक, ये सब अफेक्टेड होते हैं। धीरे धीरे आप देखते हैं कि आदमी झुकने लगता है, सो वो नहीं होना चाहिए। तो मसल्स की एक्सरसाइज, ताकि आपकी मसल्स की टोन बनी रहे, उसके लिए चाहे आप योगा करिए, आप कुछ चेयर एक्सरसाइजेस करिए, और वेट को कंट्रोल रखना है, क्योंकि टेंडेंसी होती है वेट गेन की। तो आपको कार्ब्स एकदम कम कर देने हैं, रोटी का मात्रा कम कर दीजिए, चावल थोड़ा कम कर दीजिए, सैलड खाइए, प्रोटीन लीजिए, चाहे आप चिकन मटन खाते हो तो वो लीजिए, आप अंडा और पनीर और सत्तू ले सकते हैं तो वो सब लीजिए, दाल लीजिए, चना लीजिए। सो देन यू वोंट हैव दैट स्टिक लेके चलने वाली दादी माँ वाला स्टेज, बहुत लेट आएगा आपका। और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 2000 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम डेली लेना है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई भी ऐसा कैल्शियम सप्लीमेंट चूज़ करें जहाँ पे कि आपको इनफ सब्सटेंशियल कैल्शियम, मैग्नीशियम ये मिल रहा हो। ओके, और बहुत तरह की पिल्स आ गई हैं फार्मेसीज में, तो वो लेना सेफ होगा या उसके देखो, बिना डॉक्टर के गाइडेंस से कोई भी सप्लीमेंटेशन लेना इज़ अ लिटिल हैज़ार्डस, क्योंकि कई बार जैसे सपोज आजकल मैग्नीशियम को लेके बहुत बातें हो रही हैं, तो ओवरडोज ऑफ मैग्नीशियम भी नहीं होना चाहिए। आजकल नारियल पानी लोग बहुत पीने लगे हैं, हमारे गोरखपुर में भी बहुत नारियल पीते हैं, जबकि नारियल यहाँ का पेड़ नहीं है, नारियल इज़ अ कोस्टल फ्रूट, तो उसमें पोटेशियम बहुत हाई मात्रा में होता है। प्रेगनेंसी में हम लोग देख रहे हैं कि नारियल पानी पीने से बच्चों की ग्रोथ कम हो जा रही है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हैपन कर रहा है, जबकि नारियल पानी को एक बहुत हेल्दी ड्रिंक मान के लोग एक्सेस नारियल पानी पीते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा डॉक्टर की गाइडेंस से ही जाके जो भी फ्रूट्स हैं और जो भी आप खाना चाहते हैं, तो बहुत मिथ है कि फ्रूट व्रूट खाने से आप हेल्दी रहेंगे, आप हेल्दी नहीं रहेंगे। खाना खाइए, ग्रेन्स आर इम्पॉर्टेंट, बट उसकी क्वांटिटी आप कम कर देंगे और प्रोटीन बढ़ा लेंगे तो आपको वेट गेन भी नहीं होगा और आपको बोन्स एंड मसल्स की स्ट्रेंथ प्रॉपर रहेगी, क्योंकि मेनोपॉज से यही इफेक्ट होता है, बोन एंड मसल जो स्केलेटन है वो वीक होने लगता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके लिए एक्सरसाइज एंड डाइट एंड गुड स्लीप, ये सब अगर आप करेंगे, एंड द बेस्ट मेडिसिन इज टू स्टे हैप्पी। Absolutely. So spend time with your grandchildren, with your friends. And that is a phase where there are a lot of challenges because your body is changing, mentally you feel breakdown, so to be happy is a challenge. But आपने जो tips बताई हैं कि आप exercise करें, nutritional needs को पे focus करें, and one more thing I would like to say, dental health. क्योंकि मेनोपॉज के बाद आपके टीथ उस समय से 50 के बाद से यू हैव डेंटल इश्यूज, तो अगर डेंटल हेल्थ का आपने ध्यान नहीं रखा इन योर 40s तो आपको फिर खाना खाने में आप डरेंगे, आप ज़्यादा आप लिक्विड्स एंड दूध ज़्यादा लेंगे और वो आपको प्रोटीन उतना फिर बॉडी नहीं वो करेगी। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर डेंटल हेल्थ। तो दांत भी दिखाइए ताकि यू कैन च्यू प्रॉपरली, ईट प्रॉपरली, एंड दैट आपका अगर डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये एक्सरसाइज, ये दो चीज़ से आप अपना मेनोपॉज को मैनेज आपका ये कहना है कि जो इम्पोर्टेंट फेज है लेडीज के लिए, तो ये है फेज ऑफ सेल्फ लव एंड केयर। यस। तो अब फैमिली का हो गया केयर करना, बच्चों का हो गया, और अपनी बारी और मैं तो कहती हूँ दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ अ वुमेन्स लाइफ, बिकॉज आपको अपने लिए टाइम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम हो जाती हैं अनलेस एंड अनटिल यू डेलिबरेटली गेट इनटू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स। So you enjoy your passions, you take your holidays and live your retired life or whatever you have been doing, and take care of yourself. ये तो ज़रूरी है। How wonderful. जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट सवाल, मुझे नहीं पता है कि आप कितना ये आपको गोरखपुर में देखने को मिलता है, क्या ये सही है या गलत है वो अलग बात है, पर NCR हो, अर्बन शहर हो, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के बाहर झुंड में लड़कियां जो हैं स्मोक करती हुई काफ़ी दिखती हैं, और जहां ऑलरेडी AQI चैलेंज है और आप इतना धुआं अंदर ले रहे हैं, पोल्यूशन ले रहे हैं, तो हाउ इज स्मोकिंग अफेक्टिंग द फर्टिलिटी हेल्थ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोनाली, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स को ये मालूम नहीं होता, ये अपनी फिगर मेंटेन करने के लिए, डाइटिंग करने के लिए ये स्मोक करती हैं या पीयर प्रेशर से। तो स्मोकिंग डायरेक्टली अफेक्ट्स द ओवेरियन क्वालिटी, oocyte क्वालिटी, एंड हम लोग तो सबसे पहले जो कपल आता है उसको यही कहते हैं, टोबैको एंड स्मोकिंग आर द वर्स्ट एनिमीज ऑफ फर्टिलिटी। अगर आपको
5-6 साल में शादी करके फैमिली प्लान करना है तो इट इज़ नॉट गुड टू हैव टू स्मोक. यू नो स्मोकिंग इज़ अ वेरी वेरी एडिक्टिव. वैसे भी इट इज़ कॉजिंग सो मेनी कैंसर्स एंड एवरीथिंग, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ में हो. एंड इन द लेडीज़ विमेन इट इज़ वेरी वेरी प्रोन टू मेक योर द ओवरीज जो हैं, जो एग्स होते हैं, उनकी क्वालिटी माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन करता है. ये अब रिसर्च हैज़ प्रूवन दिस. सो यू हैव टू नॉट डू स्मोकिंग और क्विट. एक कुछ सवाल ये है कि अगर हम ये चीज़ हम कुछ विमेन पे लेके जाएं और उनको बताएं तो हो सकता है वो कहेंगे कि हमको माँ ही नहीं बनना है. तो उसके अलावा कोई और हेल्थ इश्यूज हैं, आई मीन अदर देन इट अफेक्ट्स द लंग्स, यू नो, हाउ इज इट अफेक्टिंग विमेन हेल्थ बियॉन्ड रिप्रोडक्टिव? बियॉन्ड रिप्रोडक्टिव आई वुड से निकोटीन का सब जगह है. माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन हमने ओवरीज में स्टडी किया है, लेकिन मे बी इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिंग अदर. अभी तो कैंसर पे इतना रिसर्च हो रहा है, सूनर और लेटर दे विल कम आउट विद दीज स्टडीज़. एंड स्मोकिंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट एट ऑल. हम लोग तो बहुत खुश थे कि अब हमारे जनरेशन इतने अवेयर हैं, बट अभी तुम बता रही हो तो ना आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ये लोग शायद वर्क प्रेशर से या एक बार एडिक्ट हो जाते हैं. तो निकोटीन इज़ अ बैड, उसका एडिक्शन बहुत मुश्किल से छूटता है. कार्डियक उसका कितने कॉम्प्लिकेशन है आप सुन रहे हो ना, आजकल जिम में अचानक हार्ट अटैक आ जा रहा है, ये सब चीज़ें हैं. तो स्मोकिंग डेफिनेटली इज़ मतलब नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, क्योंकि ये कैपिलरीज फंक्शन को ख़राब करता है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को ख़राब करता है. तो इट इज़ बेस्ट टू क्विट, अवॉइड. बिल्कुल. जाते जाते एनी लाइफ फिलोसफी और मंत्रा यू लाइक टू शेयर, वेदर इट इज़ ऑन हेल्थ और ऑन सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइव्स बिकॉज सस्टेनेबिलिटी अगर आप हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, सी आवर इकोलॉजी, आवर ग्रीनरी एंड दीज आर द लंग्स ऑफ द अर्थ. तो इनको प्रिजर्व करना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न. हम अगर आए हैं इस दुनिया में कुछ सालों के लिए ही हमारा सफ़र है दुनिया में. सो लेट अस कीप इट लाइक वी फाउंड इट एंड लेट अस गिव अ बेटर अर्थ टू आवर चिल्ड्रन. सो दैट इज़ व्हाट आई मीन आई वुड लाइक टू से दैट आप जिस तरह से, जैसे अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग एक अपैरल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो अभी हम लोग एक रिसाइकिल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपस्केल, हाँ, अपसाइकलिंग. So we are collecting old clothes and we are going to do this, make bags out of it instantly. तो इस टाइप की जो रिसाइकिल रीयूज़ की वो है चीज़ें, इनको प्रमोशन करना ज़रूरी है. और हेल्थ इंडस्ट्री में डिस्पोजेबल्स का इतना ज़्यादा इस समय वो बन रहा है, जिससे की वजह से जब इतना वेस्ट निकल रहा है. हेल्थ इंडस्ट्री शुड ऑल्सो फोकस ऑन रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग में, एंड हाउ वी कैन चेंज द कॉन्सेप्ट. एंड जैसे पहले स्टील के इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उसको हम लोग दोबारा से ऑटोक्लेव कर लेते थे. इंडिया बीइंग अ पुअर कंट्री, नाउ द कॉन्सेप्ट इज़ कि मोर ऑफ डिस्पोजेबल्स वी आर यूजिंग. सो दैट हैज़ कॉन्सेप्ट हैज़ कम इन फ्रॉम द वेस्ट, बट अगेन आई थिंक मे बी वेस्ट पहले उसमें चला जाएगा, हम लोग पीछे रह जाएंगे. तो आवर कॉन्सेप्ट इज़ दैट आप सबको इंटीग्रेट करके चलो. ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिव इट एज यू वांट. वंडरफुल. इससे अच्छा कंक्लूजन हमारे शो के लिए हो नहीं सकता. जैसे डॉक्टर ने बताया और उन्होंने ये मैसेज दिया कि सस्टेनेबिलिटी स्टार्ट्स एंड एंड्स विद अस. हाउ कैन वी मेक मोर एफर्ट्स in giving to the society. So on this note, I would just like to say thank you very much, Dr. Kareem, for being with us on the show Voice of Mosaic. I hope आप लोगों को डॉक्टर की शेयर करी हुई काफ़ी सारी एडवाइसेस से हेल्प मिलेंगी. आप कमेंट्स में हमको बताइए कि अगले एपिसोड पे हम किन को लेके आएँ और जिससे आपकी नॉलेज और अवेयरनेस ऑन सस्टेनेबिलिटी बढ़े. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फॉर बीइंग हियर.